नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 7वां दिन। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही परिसीमन को लेकर डीएमके सांसदों ने हंगामा काटा। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। संसद के उच्च सदन राज्यसभा में भी विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते सदन शुरू होने के बाद कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में आज जल शक्ति मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा होनी है। चर्चा के बाद मंत्रालय की अनुदान मांगों पर मतदान भी होगा। लोकसभा में कृषि मंत्रालय के अनुदान मांगों पर भी चर्चा होनी है। चर्चा के बाद अनुदान मांगों पर मतदान होगा। वहीं राज्यसभा में मंगलवार को शुरू हुई गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। वित्त मंत्री उच्च सदन में, निर्मला सीतारमण सदन में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पेश करेंगी। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जालंधर से पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस ले जाया गया। पंजाब पुलिस ने कल देर शाम डल्लेवाल समेत कई किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया था। पंजाब पुलिस स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है। साथ ही इलाके में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। खनौरी बॉर्डर पर किसी को भी किसानों के तंबुओं के पास जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। कुछ किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ खनौरी बॉर्डर से अपने अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। इस समय इलाके में तनाव बना। बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। हरियाणा पुलिस ने हरियाणा पंजाब शंभू सीमा पर किसानों की आवाजाही को रोकने के लिए लगाए गए कंक्रीट के बैरिकेड्स को हटाया। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब में किसान नेताओं की गिरफ्तारी की निंदा की और कहा कि केजरीवाल के इशारे पर काम कर रही है पंजाब सरकार। इससे पहले किसान नेताओं से मुलाकात के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से बातचीत जारी रहने और अगली बैठक 4 मई को होने की बात कही थी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने बेटी की मौत की जांच के लिए मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। दिशा सालियान मामले में महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने कहा, माननीय अदालत के आदेश का पालन किया जाएगा और कहा कि कानून अपने तरीके से काम करेगा। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, दिशा सालियान की मौत एक दुर्घटना थी, हत्या नहीं, और कहा कि ये एक युवा नेता का नाम खराब करने की कोशिश है। दिशा सालियान मामले पर एनसीपी एससीपी विधायक रोहित पवार ने कहा, हमें यकीन है कि आदित्य ठाकरे का इससे कोई लेना देना नहीं है और कहा कि हम आदित्य ठाकरे के साथ हैं। नागपुर में हिंसा के बाद आज कर्फ्यू चौथे दिन भी जारी। अभी शहर के 11 पुलिस थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। नागपुर में हुई हिंसा के बाद से पुलिस लगातार कर रही है आरोपियों की धरपकड़। महाराष्ट्र पुलिस ने हिंसा के मुख्य और माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के जिला अध्यक्ष फहीम खान को किया गिरफ्तार। नागपुर हिंसा मामले में अब तक कुल 84 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल 650 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न 57 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। एहतियातन शहर के संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू जारी। महाराष्ट्र साइबर सेल ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वाले कुछ लोगों की पहचान कर नोटिस भेजा।
नागपुर के पुलिस कमिश्नर ने कहा, हिंसा वाले इलाके में स्थिति नियंत्रण में, हिंसा के आरोपियों के खिलाफ मकोका और अन्य कठोर कानून लगाने का भी किया जिक्र। नागपुर कलेक्टर डॉक्टर विपिन इटनकर ने कहा, सामान्य स्थिति बहाल हुई लेकिन कुछ इलाकों में कर्फ्यू जारी, नागरिकों की संपत्ति को हुए नुकसान का आकलन कर मुआवजा जारी करेगी सरकार। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बीजापुर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। वहीं मुठभेड़ में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड का एक जवान भी शहीद हुआ। बीजापुर में सुरक्षा कर्मी और नक्सलियों के बीच आज सुबह से मुठभेड़ है जारी। नक्सलियों के कोर इलाके में फोर्स घुसी है। जवानों ने नक्सलियों के बड़े कैडर्स को घेरा। तमिलनाडु के कराईकल क्षेत्र के 13 मछुआरे श्रीलंका की जेल से रिहा होकर चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे। उनमें से एक को पैर में चोट लगी थी, उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। कराईकल फिशिंग बंदरगाह से 13 मछुआरे बीती 26 फरवरी को कोडियाकराई के पास समुद्र में मछली पकड़ने के लिए एक नाव में गए थे। इस दौरान गश्त पर आई श्रीलंका नौसेना ने उन्हें पकड़ लिया था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एचपीपीसीएल के महाप्रबंधक विमल नेगी की रहस्यमयी मौत की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। एफआईआर में आईएएस अधिकारी हरिकेश मीणा को भी आरोपी बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी नेगी की मौत पर सवाल उठाए। मामले की सीबीआई की जांच की मांग भी की। राजस्थान के बीकानेर में बीती रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। एक ट्रक के कार के ऊपर पलट जाने से कार सवार 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत ट्रक को खाली करवाया और नीचे दबी हुई कार को हटवाकर दबे हुए लोगों को बाहर निकाला। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी। मिजोरम को रेल मार्ग से जोड़ने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। सैरांग के नजदीक बन रहा रेल पुल बनकर तैयार हो गया है। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर जनता को उपलब्धियां बताने के लिए 25, 26 और 27 मार्च को जिलों में होंगे कार्यक्रम। मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को दिए निर्देश। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर के जनता मैदान में 19वें तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया। ये मेला 31 मार्च तक चलेगा। हथकरघा, कपड़ा और हस्तशिल्प विभाग द्वारा आयोजित 19वें तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेले में ओडिशा की समृद्ध कला और संस्कृति को दर्शाया गया है। अगरतला में रेलवे पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने एक सूचना के आधार पर 34 किलो सूखा गांजा किया बरामद। बरामद गांजे की कीमत करोड़ों में है। रमजान के महीने में नॉन अल्कोहलिक परफ्यूम की डिमांड बढ़ी। श्रीनगर में लोग इत्र की दुकानों पर नॉन अल्कोहलिक परफ्यूम की जमकर कर रहे हैं खरीदारी। आज विश्व गौरैया दिवस है। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण इस छोटी सी चिड़िया को बचाने के लिए हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 368 अंक चढ़कर 75,817 और निफ्टी 100 अंकों की बढ़त के साथ 23,007 पर। दसवें भारत एलएसी कॉन्क्लेव में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, विश्व इस समय कई अनिश्चितताओं से गुजर रहा है, जिसमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दुनिया इस समय कई चुनौतियों का सामना कर रही है। यूपीआई को लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला। सरकार ने एक इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए छोटे ट्रांजैक्शन वाले भीम यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देना है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जीपीआई कॉन्क्लेव को किया संबोधित और कहा कि पूरी दुनिया में होने वाले इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन का आधा भारत में होता है। भारत में यूपीआई के जरिए हर महीने करीब 16 अरब ट्रांजैक्शन होते हैं।
नई दिल्ली में 10वां CII इंडिया LSE कॉन्क्लेव का हुआ आयोजन। इस कार्यक्रम में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हुए शामिल। कार्यक्रम में पीयूष गोयल ने कहा, भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध साझा करता है। केंद्रीय मंत्री ने व्यापार संबंधों को और मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मुंबई में चुनिंदा शहरी सहकारी बैंकों के अध्यक्षों, MD और CEO के साथ की बैठक में प्रमुख उद्योग निकायों के प्रतिनिधि भी हुए शामिल। RBI गवर्नर ने शहरी सहकारी बैंकों द्वारा देश में जमीनी स्तर पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करने और वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने की सराहना की। सेबी ने प्रतिभूति बाजार में बिना दावे वाली संपत्तियों में कमी लाने और निवेशकों के संरक्षण के लिए डिजिलॉकर के साथ की भागीदारी। सेबी की इस पहल से निवेशकों को दस्तावेज रखने के सरकारी मंच डिजिलॉकर के जरिए अपने डीमैट और म्यूचुअल फंड हिस्सेदारी की जानकारी इकट्ठा करने और उस तक पहुंचने में मदद मिलेगी, जिससे निवेशकों और उनके परिवारों को लाभ होगा। सेबी ने पूर्व टेलीविजन एंकर हेमंत घई और उनके परिवार के सदस्यों को नियामकीय मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए प्रतिभूति बाजार से 5 साल के लिए प्रतिबंधित किया। फिच रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार टैरिफ वॉर के कारण दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में मंदी के चलते भारत पर व्यापार युद्ध का नहीं होगा असर। साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था नए वित्त वर्ष 2025-26 में 6.5% की रफ्तार से बढ़ेगी। गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट तेजी से बढ़ते स्टार्टअप विज को करीब $32 अरब में खरीदेगा। ये कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी डील है। भारत का रत्न एवं आभूषण निर्यात फरवरी में सालाना आधार पर 23.49% घटकर $242.20 करोड़ रहा। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पेमेंट फेल। लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो RBI के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल, मेरी फीस। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। Download Waves OTT app now and watch for free. और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। अदानी समूह ने देश का सबसे बड़ा स्किल एंड एम्प्लॉय प्रोग्राम किया लॉन्च, जिसके लिए इंडो जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ की गई साझेदारी। यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म की स्थापना के बाद से 100 करोड़ API लेन देन किए गए दर्ज, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने दी जानकारी। यूएस फेडरल रिजर्व ने 2 दिवसीय FOMC की बैठक के बाद 2025 के अपने दूसरे नीतिगत फैसले की घोषणा करते हुए एक बार फिर से ब्याज दरों को रखा स्थिर। घोषणा के मौके पर फेडरल रिजर्व ने कहा कि उसे पहले की अपेक्षा कमजोर विकास और उच्च मुद्रास्फीति की उम्मीद है। वहीं FOMC की अगली बैठक 6 और 7 मई को होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के अपने समकक्ष वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को सुझाव दिया कि
कि अमेरिका को यूक्रेन के अहम ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनका स्वामित्व अपने हाथ में ले लेना चाहिए। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने रूस और यूक्रेन के अनुरोधों और आवश्यकताओं के अनुसार बातचीत की, क्योंकि वो दोनों देशों के बीच युद्ध विराम समझौता चाहते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज की ओर से व्हाइट हाउस में जारी बयान के अनुसार ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा कि अमेरिका ऊर्जा क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता के कारण इन संयंत्रों को चलाने में बहुत मददगार हो सकता है। रूस और यूक्रेन ने 3 साल पहले रूस के सैन्य अभियान शुरू करने के बाद से अब तक की सबसे बड़ी संख्या में 175 कैदियों की अदला बदली की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि सभी युद्धबंदियों और बंधक नागरिकों को रिहा करना शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे दोनों देशों के बीच भरोसा कायम करने में मदद मिल सकती है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने सद्भावना के तौर पर गंभीर रूप से घायल यूक्रेन के 22 बंदियों को रिहा किया है। यह अदला बदली की योजना अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बातचीत से पहले ही बना ली गई थी। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बान ने कहा है कि यूरोपीय संघ को रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में शांति समझौता कराने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों का समर्थन करना चाहिए। ईयू की तरफ से यूक्रेन को और अधिक धन दिए जाने के विरोध पर पूछे गए सवाल पर विक्टर ऑर्बान ने कहा कि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। वहीं फ्रांस के नेता ले पेन ने उम्मीद जताई कि शांति के प्रयास सफल होंगे। बोलीविया में ईंधन की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार है जारी। ईंधन की कमी को लेकर रेड पोंचोस नामक स्थानीय समूह राजधानी ला पाज की ओर बढ़ा, जिसे दंगारोधी पुलिस ने रोकने की कोशिश की। वहीं एल ऑल्टो में सार्वजनिक परिवहन चालकों ने अपने परिचालन के लिए आवश्यक ईंधन की मांग को लेकर हड़ताल कर दी और साथ ही सड़क यातायात को बाधित कर दिया। तुर्की के अधिकारियों ने इस्तांबुल के मेयर इकराम इमामोग्लू को हिरासत में ले लिया है। ये कार्रवाई इमामोग्लू के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर चुने जाने से कुछ ही दिन पहले की गई है। इस्तांबुल के मेयर को हिरासत में लेने के बाद अंकारा में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए। सैकड़ों लोगों ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बंधकों को छोड़ने को लेकर गाजा में फिर से शुरू किए गए हमलों को बढ़ाने के आदेश दिए हैं। इजरायली सेना ने कहा कि उसके अभियान ने नेजारिम कॉरिडोर पर इजराइल के नियंत्रण को बढ़ाया। इससे एक दिन पहले हवाई हमलों के कम से कम 48 फिलिस्तीनी मारे गए। हमास ने कहा कि जमीनी कार्रवाई और नेजारिम कॉरिडोर में घुसपैठ 2 महीने पुराने युद्ध विराम समझौते का नया और खतरनाक उल्लंघन है। अमेरिका ने यमन की राजधानी सना में हूथी के ठिकानों पर किए हमले। ये हमले लाल सागर में जहाजों हूथियों के हमले के जवाब में किए गए। अमेरिका ने पिछले शनिवार को यमन में हूथी ठिकानों पर हमले शुरू किए, जिसमें कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई थी। जनवरी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में लौटने के बाद से अब तक का ये सबसे बड़ा अभियान है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को तुरंत हूथियों को सैन्य आपूर्ति भेजना बंद कर देना चाहिए और यमन के समूह को खुद लड़ने देना चाहिए। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की शुरुआत आज से होगी। खेलों का आधिकारिक उद्घाटन केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 इस बार इन खेलों में देश भर से करीब 1300 से अधिक खिलाड़ी 6 खेलों में भाग लेंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की प्रतियोगिताएं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम और डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित होगी। प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी की मौजूदगी में भारत के लोक सेवा प्रसारक यानी प्रसार भारती और जर्मनी की फुटबॉल लीग DFB पोकाल के बीच करारनामा हुआ।
इस करारनामे के तहत फुटबॉल लीग डीएफबी पोकाल के पुराने मैचों को दिखाने के साथ ही इस लीग के होने वाले 2 सेमीफाइनल और फाइनल मैच का डीडी स्पोर्ट्स पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। भविष्य के फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के साथ ही देश भर से 20 खिलाड़ियों का भी चयन किया जाएगा। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में एंटी डोपिंग विज्ञान नवाचार और चुनौतियां विषय पर राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला वार्षिक सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय खेल मंत्री ने खेलों में स्वच्छ और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता की बात की। भारत की अनुपमा उपाध्याय ने स्विस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में जीत से अपने अभियान की शुरुआत की। पहले दौर में अनुपमा ने हमवतन खिलाड़ी अनमोल खरब को हराया। स्विस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत की आकर्षि कश्यप को हार का सामना करना पड़ा है। प्रतियोगिता के पहले दौर में आकर्षि कश्यप को ईशा रानी बरुआ ने हराया। गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली की भारतीय जोड़ी स्विस ओपन के पहले दौर में जीत के साथ प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर गई है। पुरुष वर्ग में भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने जीत करते हुए प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। किदाम्बी ने हमवतन खिलाड़ी एचएस प्रणॉय को हराया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पहल विव्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट के विव एक्सप्लोरर चैलेंज में एंट्री भेजने के लिए है आज अंतिम दिन। यूट्यूब शॉर्ट्स या ब्लॉग पर विव्स एक्सप्लोरर का उपयोग कर दुनिया को दिखाएं अपना भारत। जल्द विव्स एक्सप्लोरर चैलेंज के लिए रजिस्टर करें। तेलंगाना इस साल मई में प्रतिष्ठित ब्यूटी प्रतियोगिता मिस वर्ल्ड 2025 की मेजबानी करेगा। मौजूदा मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टीना प्लिस्कोवा कल हैदराबाद पहुंची। ब्रिटिश सरकार ने यूके की संसद में अभिनेता चिरंजीवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किया सम्मानित। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय अभिनेता बन चुने। सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स 21 मार्च को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। सलमान खान की फिल्म सिकंदर 30 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में रश्मिका मंदाना, काजल अग्रवाल, सुनील शेट्टी, सत्यराज और शर्मन जोशी जैसे सितारे भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। तमिल सुपरस्टार अजित कुमार की फिल्म गुड बैड अगली का पहला गाना ओजी संभवम रिलीज हो चुका है। अनिल कपूर और श्रीदेवी की वर्ष 1991 की फिल्म लम्हे 21 मार्च को सिनेमाघरों में री रिलीज होगी। सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद फिल्म ऑफिसर ऑन ड्यूटी 20 मार्च को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के लिए तैयार है। निर्माता निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द दिल्ली फाइल्स बंगाल चैप्टर इसी साल 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। राजा मौली की सबसे शानदार फिल्मों में से एक बाहुबली 10 जुलाई को सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज होगी। नयनतारा, आर्माधवन और सिद्धार्थ की आने वाली फिल्म टेस्ट 4 अप्रैल को ओटीटी पर स्ट्रीम होने वाली है। अभिनेता वरुण धवन और अभिनेत्री जानवी कपूर की फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी 12 सितंबर को रिलीज होगी। पृथ्वीराज सुकुमारन के निर्देशन में बनी फिल्म L2 एम्पुरान 27 मार्च को होगी रिलीज। फिल्म में मोहनलाल के साथ पृथ्वीराज, मंजू वॉरियर, टोविनो थॉमस, इंद्रजीत सुकुमारन और शाइन टॉम चाको जैसे सितारे नजर आएंगे। फिल्म देवरा पार्ट 1 28 मार्च को होगी रिलीज। इस मौके को खास बनाने के लिए जूनियर NTR 22 मार्च को जाएंगे जापान।
रोआटन द्वीप से ला सेबा की ओर जा रहा विमान होंडुरास तट पर हुआ दुर्घटनाग्रस्त, जिसमें प्रसिद्ध संगीतकार ऑरेलियो मार्टिनेज समेत 12 लोगों की हुई मौत। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।